अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर नंबर 14 में से है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे, यानी हम ब्रीथिंग सिस्टम की बात करेंगे, हम गैसेज एक्सचेंज की बात करेंगे। तो उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो देखेंगे कि जो ब्रीथिंग सिस्टम हमारा होता है, जो सांस लेने वाला जो सिस्टम होता है, वो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं उसमें। तो चले जी हम शुरू करते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है। बहुत आसान सा ये टॉपिक है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ऑर्गन। तो बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या जी, एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट से ली जाती है और लंग्स तक पहुंचाया जाता है उस हवा को। ठीक है, यानी नाक के ज़रिए सांस को खींचा जाता है, लिया जाता है और लंग्स तक पहुंचाना होता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ह्यूमन लंग्स आर पेयर, और आप जानते होंगे कि जो लंग्स हैं वो पेयर में होते हैं, सॉफ्ट स्पंजी होते हैं। और कहाँ पर होते हैं जी, हमारे ये चेस्ट थोरैक्स के अंदर लंग्स पाए जाते हैं। तो प्राइमरी ऑर्गन है जी, लंग्स को प्राइमरी ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल नोज़, सबसे पहले जो हमारा पहला जो ऑर्गन होता है वो नोज़ होता है, यानी नाक के ज़रिए हम जो ब्रीथिंग है, जो इनहेल करते हैं वो नाक के ज़रिए सांस को अंदर की तरफ लेते हैं। उसके बाद अगला हिस्सा जो आ जाता है वो फेरेंक्स कैविटी है, फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स आ जाता है, फिर ट्रेकिया। तो लंग्स प्राइमरी हो गए और एक्सेसरी ये वाले ऑर्गन है, नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स एंड ट्रेकिया। यानी एमसीक्यू में अगर पूछ लिया जाए कि भाई रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्राइमरी ऑर्गन है वो कौन है, तो वो हमारा लंग्स होगा। और एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, तो उसमें नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स और ट्रेकिया ये इंक्लूड है। ठीक है, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एनाटॉमिकली डिफरेंशिएट्स इनटू अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी एयरवेज। तो अब इन्होंने क्या किया जी, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके दो पार्ट्स बनाए, एक अपर और दूसरा लोअर। यानी अपर जो हमारा जो फेस है, यानी जो हमारा गला है, इससे ऊपर वाला यानी नोज़ और नाक के अंदर का जो कैविटी है, नेज़ल कैविटी, उसकी हम बात करेंगे। इसमें फेरेंक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी एयर पैसेज है। अपर एयरवे में हमारे पास नोज़, नेज़ल कैविटी आ जाता है, यानी नाक और नाक के अंदर वाला हिस्सा जिसे हम नथने कहते हैं। और फेरेंक्स आ जाता है जो कॉमन कैविटी होती है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। और लोअर एयर पैसेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लैरिंक्स आ जाता है, यानी फेरेंक्स के नीचे एक पार्ट होता है लैरिंक्स। और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स ब्रांचेज आ जाएंगी, यानी ट्रेकिया आ जाएगी। ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, फिर आगे चल के लंग्स के अंदर बहुत सारी एल्वोलाइज बन जाती हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में। यानी जो माउथ के अंदर वाली जो चीज़ें हैं उसे हम अपर पार्ट वाले कहते हैं, और उसके बाद सांस की नली ट्रेकिया से लेकर नीचे तक लंग्स तक की अगर हम बात करें तो वो लोअर पार्ट कहलाते हैं। तो फर्दर कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, जो कि एयर का जो जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नोज़ है। ठीक है, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एयर इंटर इनटू नोज़। अब सबको पता है जी, हवा नाक में दाखिल होती है और ओपनिंग होती है, यानी नोज़ के बाद एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स कहते हैं या नेरीज भी कहते हैं, यानी नाक, नोज़ के अंदर वाली जो कैविटी है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। तो नोज़ के बाद क्या होता है जी, नोज़ के बाद एंटीरियरली नोज़ कंसिस्ट होता है जिसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। तो नाक जो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स था, और नाक के बाद हवा अंदर चली गई जिसे हम नंथने कहते हैं, तो जिसे हम नेज़ल कैविटी कह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पोर्शन होता है बीच में सेपरेट हो जाता है। आप जानते हैं नाक को अगर आप देखेंगे हाथ लगाकर, तो बिल्कुल बीच में एक आपको वहाँ पे सेप्टम नज़र आएगा, एक नेज़ल सेप्टम उसे हम कहते हैं, यानी दो नथनों के बीच वाला जो सेपरेशन करने वाले जो कार्टिलेज का बना हुआ एक क्या कहेंगे उसको, सेप्टम, यानी एक दीवार होती है। तो यानी जिससे दो नेज़ल कैविटी बन जाती हैं। तो उस नेज़ल कैविटी में क्या होता है जी, हेयर होते हैं, सिलिएटेड सेल्स होते हैं। क्या काम है उन हेयर वगैरह का,
तो वो ट्रैप करते हैं जी। जैसे आप सांस लेते हो हवा अंदर जाती है नाक के ज़रिए, तो उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनको वो रोकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेज़ल चैम्बर रन फॉर थ्रू द इंटरनल नैरीज, फिर एक्सटर्नल के बाद इंटरनल नैरीज में हवा दाखिल हो जाती है। फिर वहाँ पे ट्यूब लाइक एक कैविटी है जिसे हम कहते हैं फेरेंक्स। ठीक है, ट्यूब लाइक। तो फेरेंक्स में आ जाती। फेरेंक्स के बारे में ये है कि ये जिसे हम हलक कह रहे होते हैं ना, गला या हलक, उसको हम फेरेंक्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप खाना खाते हो चबाते हो तो वो भी यहाँ पर आ जाता है फेरेंक्स में। और जो हवा नोज़ के ज़रिए नेज़ल कैविटी के ज़रिए आई है तो वो भी यहाँ पे आ जाती है, तो इसे कॉमन कैविटी भी कहा जाता है। मस्क्यूलर ट्यूब फेरेंक्स कितनी होती है जी? 13 सेंटीमीटर की होती है ये वाली कैविटी फेरेंक्स। उसके बाद जी कॉमन पाथवे है, ये वही बात की जो मैंने अभी रेस्पिरेटरी के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। फिर उसके बाद हवा एयर कहाँ जाती है? एयर इंटर हो जाती है नेज़ल कैविटी के बाद, नेज़ल कैविटी टू द फेरेंक्स। नेज़ल कैविटी के बाद फिर अगला जो स्टेप आ जाता है वो फेरेंक्स है। तो ये मैं आगे डायग्राम में दिखाऊंगा कि फेरेंक्स। तो फेरेंक्स क्या है जी? फेरेंक्स ट्रेकिया के ऊपर वाला और फेरेंक्स के नीचे वाला एरिया होता है। ठीक है, सांस की नाली जो ट्रेकिया उसके ऊपर वाला हिस्सा उसे फेरेंक्स कहते हैं। तो अपर पोर्शन जो इसका होता है उसे हम नेज़ोफेरेंक्स कहते हैं। ठीक है, इसके लैरिंक्स को। और जो लैरिंगोफायरिंक्स है वो लैरिंक्स फेर ठीक है जी। तो लैरिंक्स फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स में आ जाती है। लैरिंक्स में क्या होता है? वहाँ पे वॉइस बॉक्स होते हैं। ये जो साउंड होता है ना, आवाज़, ये लैरिंक्स में ही कुछ ख़ास वोकल कार्ड्स होते हैं, कुछ धागे होते हैं जिनकी वाइब्रेशन से हमारा साउंड बनता है। द कंपोनेंट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और ये जो लैरिंक्स है यहाँ से हमारा लोअर कंपोनेंट जो ट्रैक है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। तो लैरिंक्स होता कहाँ है? ट्रेकिया के ऊपर होता है। फ्लैप लाइक पेयर ऑफ वोकल कार्ड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, वही बात दोबारा से हो रही है। और फाइनली क्या होता है? लैरिंक्स के बाद जो एयर है वो इंटर हो जाती है ट्रेकिया में, जो कि सांस वाली नाली या विंड पाइप उसे हम कहते हैं। तो ट्रेकिया इज़ द मेन एयर वे टू द लंग्स है। फेब्रो कार्टिलेजेंस का बना होता है, 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। यानी ट्रेकिया की जो मेजरमेंट अगर हाइट करें तो वो कितनी है? वो लॉन्ग 10 to 11 सेंटीमीटर होती है। और ट्रेकिया के ऊपर रिंग लाइक सी, जो है ना, सी शेप की कार्टिलेजेंस रिंग्स होती है। यानी ये बोन्स के नहीं, कार्टिलेजेंस का बना होता है। आपको पता है बोन और कार्टिलेज से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है, तो कार्टिलेज यहाँ पे यूज़ होती है। जैसे वो सेंक का पाइप होता है उसके ऊपर रिंग्स बनी होती है, तो बिल्कुल हमारा ये सांस का पाइप भी ऐसा ही होता है। ट्रेकिया की नाली भी ऐसी होती है, उस पर रिंग्स होती हैं। क्यों होती है जी? रिजिडिटी के लिए और कोलैप्सिंग, ट्रेकिया की दीवारें आपस में मिल ना जाए, यानी अंदर से पाइप बंद ना हो जाए, जिसकी वजह से सांस ऑक्सीजन अंदर तक नहीं जाएगा तो डेथ हो सकती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी जो स्ट्रक्चर वो बनाई हुई है। ठीक है, ट्रेकिया के ऊपर सी रिंग्स होते हैं 16 to 20। उसके बाद जी क्या है जी? हवा दाखिल हो जाती है फाइनली लंग्स में। तो ट्रेकिया में जब हवा गुजरती है तो ट्रेकिया फाइनल आगे चलती हुई दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, और उन दो हिस्सों को हम कहते हैं ब्रोनकाई। एक को ब्रोनक्यूस और दोनों को प्लूरल को ब्रोनकाई। सिंगुलर जो है राइट ब्रोनकस इस ब्रॉड होती है। जो राइट साइड की ब्रोनकस होती है वो ब्रॉड होती है, शॉर्ट होती है एंड स्ट्रेटर होती है। किसके मुकाबले में? लेफ्ट ब्रोनकस के बारे में। यानी ट्रेकिया फर्दर आगे चल के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो यहाँ पे राइट साइड की बात कर रहा है वो। उसके बाद ये ईच ब्रोनकाई ब्रांच इनटू स्मॉलर ब्रोनक्यूल्स। तो जितने भी वो ब्रोनकाई आगे जब लंग्स में दाखिल हो जाती है तो मज़ीद डिवाइड हो जाती है। पहले ट्रेकिया आई, फिर ब्रोनकस, फिर ब्रोनकस के आगे जब लंग्स में तो ब्रोनक्यूल्स हो गए। दीज ब्रोनक्यूल्स फॉर्म द ब्रोनकियल फ्री ऑफ द टर्मिनेट ऑफ द एल्वोलाई। और फिर ब्रोनक्यूल्स फाइनली आगे चल के एल्वोलाई पे, जिसमें हमने पहले भी बात की थी, जो कि हवा की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं और वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, और वहीं से गैस एक्सचेंज होती है। यानी ऑक्सीजन वहीं एल्वोलाई से निकल के ब्लड में चली जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में आ जाती है। एल्वोलाई के बाद ब्रोनक्यूल्स, ब्रोनक्यूल्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आप रिवर्स इसको लगा दें, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद फेरिंक्स और फेरिंक्स के बाद
नेज़ल सेप्टम और नेज़ल कैविटी, और उसके बाद फिर एक्सटर्नल, और फाइनली नोज से हम उसको इन्वायरमेंट में निकाल देते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी लंग्स और ये सारा सिस्टम होता कहाँ है। तो जी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, रिब केज जिसे हम कहते हैं, तो वो इन लंग्स के ऊपर होते हैं, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती हैं। हार्ट और लंग्स की प्रोटेक्शन का काम रिब्स करती हैं, क्योंकि आपको पता है बोन जहाँ जहाँ पे होगा वो हमारी प्रोटेक्शन का काम कर रही है। द वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्स होती है यानी चेस्ट की, अटैच विथ इंटरकोस्टल मसल, तो जो हमारी रिब्स होती हैं, तो एक रिब और दूसरी रिब बीच में कुछ मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, विच एसोसिएट विथ रिब्स के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, रीढ़ की हड्डी, फिर स्टेरनम आ जाती है जो हमारे सीने की हड्डी सामने वाली, चेस्ट बोन जिसे हम कहते हैं, थोरेसिक एंड एब्डोमेन। अब ऊपर वाली चेस्ट और नीचे एब्डोमेन, मतलब पेट जो है आपका, तो इन दोनों रीजन्स को सेपरेट करने के लिए बीच में एक पर्दा होता है, मस्क्यूलर शीट एक होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, यानी एब्डोमेन को और थोरेसिक को सेपरेट करने के लिए अल्लाह ताला ने वहाँ पे एक पर्दा लगाया हुआ है, ठीक है। अब लंग्स के ऊपर क्या होता है जी, कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लेउरल मेम्ब्रेन उसे हम कहते हैं, थोरेसिक रीजन्स कॉल्ड वेसिरल्स पिलोरा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ईच लंग्स एंड सेपरेट फ्रॉम द थोरेसिक वॉल द अदर मेम्ब्रेन इज पेरिटल पिलोरा, पिलोरा, ठीक है, पेरिटल पिलोरा लाइज द इनसाइड द चेस्ट वॉल। तो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर भी होती है। द स्मॉल स्मेल, अच्छा, दो मेम्ब्रेन ये होती हैं, एक वेसिरल पिलोरा, ठीक है, जो कि आउटर है, और पेरिटल जो कि इनर है। अच्छा, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ फ्लूइड होता है जिसे हम द स्मॉल स्पेस बिटवीन द वेसिरल्स एंड पेरिटल पिलोरा, तो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में छोटा सा एक स्पेस होता है, उस स्पेस को हम कहते हैं पिलोरल कैविटी। क्या होता है इसके अंदर जी, इसके अंदर सेरस फ्लूइड होता है, यानी दो मेम्ब्रेन हैं और उन दो मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है। मिसाल के तौर पे ये मेम्ब्रेन एक है, ये दूसरी है, और इसके अंदर फ्लूइड पाया जा रहा है, ठीक है। ये लंग्स के ऊपर होती है। अच्छा जी, तो उसके बाद फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्यों होता है जी, लुब्रिकेंट करवाता है, यानी जब लंग्स मूवमेंट कर रहे होते हैं, आपको पता है आप सांस ले रहे होते हैं 1 मिनट में 18 से 20 मरतबा, तो उस दौरान जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, इंटरकोस्टल मसल्स की मूवमेंट हो रही होती है, रिब्स ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर ना किसी किस्म की जो है ना एक्सपेंशंस वगैरह और कॉन्ट्रैक्शंस में किसी किस्म का कोई क्या कहते हैं कि इशू ना आए, और एक प्रॉपर जो लंग्स हैं उनकी मूवमेंट रहे, तो एज ए लुब्रिकेंट के तौर पे ये फ्लूइड वहाँ पे काम करता है। चलो जी, अब इसकी थोड़ी सी डायग्राम पर बात कर लेते हैं हम। तो अपर पार्ट आपको पता है, अपर पार्ट जो है वो नोज़ उसमें आ जाता है, ठीक है। और नोज़ के बाद ये आप बीच में देख रहे हैं, ये जी नोज़ है, और ये बीच में वो आपका नेज़ल सेप्टम जिसको मैं कह रहा था सेंटर में, और ये एक कैविटी इधर होती है, एक इधर होती है, ठीक है। और इसी के अंदर हेयर और कुछ म्यूकस वगैरह होते हैं जो कि एयर को अंदर लेके जाते हैं, या फिर डस्ट पार्टिकल को, जो आपके नाक के जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो यानी वहीं से कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह या कोई ऐसे चीज़ें तो वो दाखिल ना हो सके सिवाय एयर के। तो नोज़, नेज़ल सेप्टम और नेज़ल कैविटी से होकर फिर फाइनली ये वो एरिया है जिसे हम फेरेंक्स कहते हैं। तो ये कॉमन कैविटी है, यहाँ पे डाइजेस्टिव कैविटी भी है, यानी इसे को कहा जाता है, और रेस्पिरेटरी कैविटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे फूड पाइप होता है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे नहीं बनाया, हमने जस्ट सिर्फ ब्रेथिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वही डायग्राम बनाइए। अब होता क्या है जी, आप देखें फेरेंक्स में जब एयर पहुंच जाती है तो फिर एयर को जाना होता है इस ट्रैक के अंदर, जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया से ऊपर वाला ये वो एरिया लैरिंक्स है जिसमें वॉइस बॉक्स होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसके ऊपर एक ख़ास एक समझ लें कैप लगा हुआ होता है, एक ढक्कन सा लगा हुआ होता है जिसे हम ग्लोटस कहते हैं, और ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है।
अब ग्लॉटस का क्या काम है जी, जैसे ही आप यानी खाना खा रहे होते हैं, जब आप चीज़ को निगलने लगते हैं तो फिर अब दोनों ये चैम्बर साथ होते हैं, दोनों ट्यूब साथ होती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो खाने का कुछ पार्टिकल आपकी ट्रेकिया में आ जाए, सांस की नाली में आ जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक इंतज़ाम किया हुआ कि वहाँ पे जैसे आप चीज़ निगलने लगते हैं, क्योंकि ये कॉमन है, यहाँ पे दोनों चीज़ें, एयर भी है और खाना भी है, तो जैसे ही निकलने लगते हैं तो इसके ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर इसको बंद कर दिया जाता है, इसके ऊपर एक कैप आ जाता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। तो वो आपके समझ लिए सेफ्टी के लिए अल्लाह ताला ने रखा हो, तो इसलिए कहते हैं जी खाना खाते हुए हमें बहुत ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए या बातें नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह एक ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो गलती से कुछ ना कुछ ट्रेकिया में आपके फूड पार्टिकल में से कुछ आ जाए, तो एपिग्लोटस ऑफ कर देता है, इसको क्लोज कर देता है, और जैसे ही आप निगल लेते हैं तो दोबारा से हट जाता है, क्योंकि आपका ब्रीथिंग सिस्टम चलता रहता है। तो ये लगा होता है लैरिंक्स के ऊपर। लैरिंक्स में वॉइस बॉक्स होते हैं, कार्ड होते हैं, वो मैंने बात कर दी। उसके बाद एयर यहाँ से, फेरेंक्स के बाद यहाँ से होती हुई लैरिंक्स में, लैरिंक्स के बाद आ जाती है विंड पाइप में। ये ट्रेकिया विंड पाइप आगे चल के फर्दर डिवाइड होती है, जो हमने पीछे टेक्स्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो ये फर्दर डिवाइड होती है जी, दो हमारे पास लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो ये वाला हिस्सा और ये ट्रेकिया ही आगे डिवाइड होती है। तो जब ये डिवाइड हो जाती है फिर हम इन्हें ब्रोनकाई कहते हैं, दो को ब्रोनकाई, एक को ब्रोनकस। तो जैसे ये ब्रोनकस अंदर दाखिल होता है लंग्स में, तो लंग्स के अंदर फर्दर ये डिवीजन हो जाती है, ये देखिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फर्दर डिवीजन हो जाती है, उसे हम कहते हैं ब्रोनक्यूल्स। और ब्रोनक्यूल्स आगे चलते हुए एल्वेोलर डक्ट आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये ब्रोनक्यूल्स आगे चलते हुए ये जो आपको नज़र आ रही है, यानी इस सर्किल से पहले की जो बात है, ये एल्वेोलर डक्ट कहलाते हैं। और उसके एंड पर, एल्वेोलर डक्ट के एंड पर ये जो सर्किल से आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं एल्वेोलाई। तो ये है फाइनल स्टेप, जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन एयर यहाँ से चलती हुई इन सारी चीज़ों को क्रॉस करती हुई फाइनल यहाँ पे आ जाती है एल्वोलाई के अंदर। अब चूंकि फाइनल एल्वोलाई में आ जाती, तो ये डायग्राम एल्वोलाई की हमने बनाई हुई है, यानी ये जो येलो कलर में बनाई है ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, जो कि एल्वोलाई के गिर्द होती हैं। और एल्वोलाई ये थोड़ी सी हमने उस बड़ा करके इसको दिखाया गया है। तो होता क्या है जी, ब्लड के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सेल से आई होती है ब्लड के पास, और ब्लड कैपिलरी से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के डिफ्यूजन प्रोसेस से वो चली जाती है एल्वोलाई में। एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम उसको यानी बैक करवाएंगे एल्वोलाई से, वो ब्रोनक्यूल्स में आएगी, ब्रोनकाई, फिर वो कार्टिलेज अपना क्या कहते हैं ट्रेकिया में आएगी, और फाइनली हम उसको नोज के ज़रिए बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे आप देखें जी, ऑक्सीजन जो आई है इनहेल हमने की थी मुख्तलिफ बॉडी के इन ऑर्गन से, ट्रैक से होती हुई एल्वोलाई तक पहुँच जाती है, और वहाँ से ऑक्सीजन को फिर हम डिफ्यूजन प्रोसेस से ब्लड में दाखिल करवा देते हैं। तो यही वजह है कि इस तरीके से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, जिसकी वजह से आपके पाँव यानी सर से लेके पाँव तक बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन जो पहुँचती है उसको पहुँचाने वाला ब्लड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एल्वोलाई के गिर्द ब्लड कैपिलरीज होती है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है। यहाँ पे आप देखें जी, दोनों लंग्स के नीचे हमने पढ़ा था, एक एब्डोमेन को और चेस्ट को अलग करने के लिए एक पर्दा सा होता है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। ये आपके जी रिब्स हैं, ठीक है, और ये दो लेयर हैं, इसके अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये रिब्स और रिब्स थोरैक्स चेस्ट में होती हैं, यानी चेस्ट में होते हैं। और इसके अलावा, और जी इसके अलावा हम फर्दर थोड़ी सी इस बुक पे डिटेल है तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। लंग्स के ऊपर उन्होंने फिर बात की है जी। लंग्स क्या होता है जी, राइट लंग्स जो होता है उसके 3 मेन लोब्स होती हैं राइट लंग्स की, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है जी राइट लंग्स के कितने लोब है, तो 3 है। कौन कौन से, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर। और जो लेफ़्ट साइड का लंग होता है उसमें 2 मेन लोब्स होती हैं, जिन्हें हम सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब कहते हैं। अब अगर आप डायग्राम में देखें इसको, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं जी, ये लेफ़्ट लैंग है, लैंग, और ये राइट लंग है, ठीक है। तो अब सुपीरियर लोब, ऑब्लिक फिशर्स एंड इन्फीरियर लोब, ठीक है। और इस तरफ आप देखें सुपीरियर लोब ऊपर वाला एरिया है, हॉरिजेंटल है, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब। तो यानी इसके पास मिडिल लोब नहीं होती, तो वो इस तरीके से, यानी इसमें एक ये कलर नज़र आ रहा है और एक ये नज़र आ रहा है आपको, ये 2 लोब है। यहाँ पे आपको 3 कलर नज़र आ रहे हैं, तो ये
उसके बाद इसका छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, मेजर फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑक्सीजन सप्लायर है, बड़ा मेजर जो काम है रेस्पिरेटरी का वो यही है कि ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है टू ऑल टिश्यूज़ की तरफ, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है जी, विड्रॉल करवाना है, क्या रिमूवल करवाना है बाय प्रोडक्ट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है, ये रेस्पिरेटरी का काम है। और तीसरा कन्वर्जेशंस ऑफ गैस, तो एक्सचेंज बिटवीन द इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी रेगुलेट थ्रू द रेस्पिरेटरी, तो गैसेस को एक्सचेंज करना। और आखिरी जो इसका फंक्शन है वो जी ह्यूमिडिफायर करवाना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म ह्यूमिडिफायर, इट हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ humidify and keep air worms which inhale from the external environment। और ये कि अगर बाहर का कोई भी टेम्परेचर हो, जैसा भी टेम्परेचर हो, सर्द मौसम हो, तो फिर भी जो एयर है वो आपके नोज़ के ज़रिए जब अंदर दाखिल होती है तो वो वार्म हो जाती है, यानी उसी टेम्परेचर का बना के जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है। तो बाहर जितनी भी ठंड हो, लेकिन जो एयर अंदर दाखिल होगी वो ठंडी नहीं होगी, बल्कि उसको वार्म करके आगे पहुंचाया जाता है। तो ह्यूमिडिफायर और उसमें नमी वगैरह जो है वो भी लाकर उसको आगे तक पहुंचाया जाता है। ठीक है जी, तो आई होप कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।